नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चिकनगुनिया के ऊपर, चिकनगुनिया फीवर के ऊपर। इसके अंदर हम क्या-क्या देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्पटम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इट इज एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस। एक्यूट है फेब्राइल, जो मैंने आपको डेंगू में भी बताया था कि फेब्राइल का मतलब क्या होता है, फीवरिशली, या फिर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फीवर आता हो उसको हम फेब्राइल बोलते हैं। सो इट इज एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस। चिकनगुनिया मीन्स टू क्रिपल द विक्टिम, यानी कि चिकनगुनिया का लिटरली क्या मीनिंग होता है, लिटरली मीनिंग होता है कि जो भी विक्टिम है उसको ये क्रिपल कर देता है, यानी कि विक्टिम को, यानी कि जो इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, जो भी चिकनगुनिया के पेशेंट होते हैं वो एक तरीके से क्रिपल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है, जॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और इसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं और उनको चलने-फिरने में, नॉर्मल वर्क करने में दिक्कत होती है। इसीलिए चिकनगुनिया का क्या मतलब होता है, टू क्रिपल द विक्टिम। इसका वेक्टर क्या होता है, एडिस इजिप्टो मॉस्किटो होता है, जो कि सेम वेक्टर है डेंगू फीवर के लिए भी। डेंगू के लिए भी यही जो मच्छर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इसका वायरस कौन-सा होता है, चिकवी वायरस। डेंगू के लिए कौन-सा था, डेंगू वायरस था, चिकनगुनिया के लिए चिकवी वायरस है और ये भी आर्बो वायरस है, यानी कि आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस, यानी कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाला वायरस है, जो कि आर्बो वायरस की कैटेगरी में आता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 10 दिनों का होता है, यानी कि इन्फेक्शन होने और साइन एंड सिम्पटम स्टार्ट होने के बीच में का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं और चिकनगुनिया के लिए ये पीरियड 2 से 10 दिनों का होता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसकी आउटर लेयर में क्या होता है, कैप्सिड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एंड इसकी एनवेलप में 2 टाइप की प्रोटीन्स होती है, ई1 एंड ई2 प्रोटीन। अब हम इसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो होता है वो किसी पेशेंट को बाइट करता है। उसके बाद में ये जो वायरस होता है, जो चिकवी वायरस होता है वो स्किन के अंदर जाता है एंड वायरस रेप्लिकेशन स्टार्ट इन फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये वायरस इस स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट के अंदर गया, फिर फाइब्रोब्लास्ट में इसने अपना आरएनए ट्रांसफर किया, फिर उसका वापस रेप्लिकेशन हुआ और ये सारे धीरे-धीरे मल्टीप्लिकेशन उसका स्टार्ट हो गया। फिर ये क्या होते हैं, एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये वायरस फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं एंड रीच टू द लिम्फ नोड। फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये लिम्फ नोड्स के अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ पे ये वायरस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लिम्फ नोड के अंदर ही फिर ये मल्टीप्लिकेशन होता है। सबसे पहले कहाँ हुआ था, स्किन के अंदर हुआ था, स्किन की फाइब्रोब्लास्ट के अंदर ये रेप्लिकेशन हुआ था, फिर फाइब्रोब्लास्ट से ये ब्लड स्ट्रीम में गया, फिर ब्लड स्ट्रीम से ये लिम्फ नोड में गया, फिर लिम्फ नोड के अंदर ही एक्सेस अमाउंट के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वायरल रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद में ये कहाँ-कहाँ जाते हैं, जॉइंट्स में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाते हैं एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। तो कहाँ-कहाँ ये जा सकते हैं, एक तरीके से हम इसकी पैथोलॉजी को शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करेगा, फिर मॉस्किटो से ये जो चिकवी वायरस होगा वो स्किन की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर जाएगा और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में फिर ये अपना रेप्लिकेशन करेगा। ये रेप्लिकेशन होने के बाद में ये वायरस जो होंगे वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट हो जाएँगे। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फिर ये लिम्फ नोड्स, जो भी रीजनल लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ जाएँगे। फिर रीजनल लिम्फ नोड्स में इनका रेप्लिकेशन होगा वापस से और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर ये धीरे-धीरे वापस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए जॉइंट्स के अंदर, लीवर के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। अब इसमें साइन एंड सिम्पटम्स क्या-क्या देखने को मिलेंगे, लाइक पॉलीआर्थ्रेल्जिया। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि चिकनगुनिया का लिटरली मीनिंग क्या होता है कि टू क्रिपल द विक्टिम, यानी कि विक्टिम को एक तरीके से क्रिपल कर देना। तो इसके अंदर पॉलीआर्थ्रेल्जिया मिलता है।
सडन एब्रप्शन ऑफ फीवर मिलता है। फीवर जो होता है वो मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स तक आता है। इसके अलावा चिल्स होती है, यानी कि फीवर के साथ साथ में उसको सर्दी लगती है, हेडेक होता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा बॉडी एक एंड माइल्जिया देखने को मिलता है, एंड माइल्ड कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलता है, और फेरिंजाइटिस यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं? पॉलीआर्थ्राइडिया, उसके मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होगी, पेन होगा, सडन एब्रप्शन ऑफ फीवर होगा, चिल्स होगा, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, माइल्जिया, माइल्ड कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एंड फेरिंजाइटिस यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं। यानी कि एक कॉमन वायरल सिम्टम्स जो भी हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इरिथमेटस रैशेस मिल सकते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पैर के ऊपर छोटे छोटे मैक्युलर रैशेस मिल रहे हैं इसके अंदर। तो ये रैशेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पेन एंड स्वेलिंग जो होती है वो जॉइंट्स के अंदर, वो नॉर्मल एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, जैसे कि चलने फिरने को अफेक्ट करता है, खड़े रहने को अफेक्ट करता है। इसीलिए पेशेंट जो होता है वो हमेशा ही लेटे रहने की कंडीशन के अंदर अच्छा महसूस करता है। इसके अलावा माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मिल सकता है, एंड आर्थ्रोपैथी लास्टिंग फॉर मंथ्स इन सम केसेस। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है कि मान लीजिए कभी उसके शोल्डर जॉइंट में पेन है, फिर उसके कभी एल्बो जॉइंट में पेन होगा, फिर कभी नी जॉइंट में पेन होगा। तो इस तरीके से कभी किसी एक जॉइंट के अंदर ये पेन नहीं ठहरता है, ये एक से दूसरे जॉइंट के अंदर ट्रेवल करता रहता है। इसको ही हम माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस के अंदर देखने को मिलता है। और आर्थ्रोपैथी जो होती है वो कुछ केसेस में कई महीनों तक लास्ट कर सकती है। यानी कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि चिकनगुनिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमें कुछ महीनों पहले चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद में हमारे जोड़ों के अंदर ऐसी विकृति उत्पन्न हुई कि हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, हम सही से कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस जैसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर चिकनगुनिया हो जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो रिएक्टिविटी होती है, जो इन्फेक्शियस नेचर होती है, वो और ज्यादा इन्फ्लामेटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आरए के पेशेंट्स और ज्यादा डिटरेट होने लगते हैं। तो एक तरीके से ये एक जॉइंट डिफॉर्मिटी को उत्पन्न करता है चिकनगुनिया वायरस। अब हम इसको डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं? क्लिनिकली डायग्नोस करना है, लाइक अगर पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ रही है, उसको पेन हो रहा है, वो अपनी बॉडी से अपनी जॉइंट्स से का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा है, तो हम एक क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो चिकनगुनिया का हो सकता है। इसके अलावा ईएसआर की वैल्यू इंक्रीज मिलेगी 20 to 50 ऑफ पर आवर। सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती है वो बड़े भी मिल सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा सकते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो स्पेसिफिकली चिकवी वायरस का है या किसी और वायरस का है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन एम की सीरोलॉजी करवा सकते हैं, जो कि चिकनगुनिया के इन्फेक्शन के अंदर कई सप्ताह तक और इवन कई महीनों तक भी पॉजिटिव मिलती है। लेकिन डेंगू के अंदर क्या था, इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो कुछ सप्ताह के बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन एम की सीरोलॉजी से, कि अगर चिकनगुनिया अगर बहुत लंबे समय तक रहता है, उसकी जॉइंट डिफॉर्मिटी की वजह से अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इम्यूनोग्लोबिन एम जो होगा वो उसके अंदर कई महीनों तक कई सप्ताह तक पॉजिटिव आएगा। लेकिन डेंगू के अंदर ये इम्यूनोग्लोबिन एम जो होगा वो कुछ सप्ताह के बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम डेंगू और चिकवी में डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक केसेस जो होते हैं वो आरए को मिमिक करते हैं, यानी कि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हो, क्योंकि इसमें भी मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थ्रेल्जिया देखने को मिलता है, और स्वेलिंग देखने को मिलती है। जो नॉर्मल जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं, उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन ये कर सकते हैं कि आरए के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर डिस्टल फेलेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, उसके अंदर स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती है। लेकिन चिकनगुनिया में डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स क्या होता है कि अपनी अंगुलियों के सबसे आगे वाला जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होता है उसको हम डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं। ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है,
ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो होता है वो आरए के अंदर अफेक्ट नहीं होता, वो जनरली जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होता है उसको अफेक्ट करता है। तो एक तरीके से इससे भी हम डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हैं कि जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अगर इन्फेक्टेड है तो पेशेंट जो होगा वो चिकनगुनिया से इन्फेक्ट हो सकता है, और अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स नहीं है अफेक्टेड तो पेशेंट आरए का भी हो सकता है। इसके अलावा पॉली आर्थराइटिस या मोनो आर्थराइटिस, यानी कि पॉली का मतलब है कि मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है, और मोनो आर्थराइटिस मतलब किसी एक जॉइंट या स्पेसिफिक जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम ट्रीटमेंट क्या करें, तो ट्रीटमेंट जो होगा वो ज्यादातर सिम्टोमेटिक होगा, उस पे पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन की नीड होगी। एनसेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उसके फीवर को और जॉइंट पेन को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स का यूज बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर करना चाहिए, बहुत ही कम दिनों के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। और क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज किया जा सकता है आर्थ्रोपैथी की कंडीशन से बचने के लिए। तो ट्रीटमेंट जो है वो एक तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और मैं अगर कहूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ, आयुर्वेद स्कॉलर हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सब का कुछ हद तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका चिकनगुनिया वायरस लंबे टाइम तक रह रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर एक्यूट कंडीशन में भी है, तो भी हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, वो ही लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो इन सारी वायरल एंड बैक्टीरियल या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके लिए जो भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं, जो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के ऊपर वीडियो बनाए हैं, जो भी मैंने फीवर के ऊपर वीडियो बनाए, उन सभी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, उन सभी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। धीरे-धीरे मैं सभी का आयुर्वेदिक फॉर्मुलेरीज़ को कंपाइल कर रहा हूँ, और जो कि ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी तो ये एलोपैथी ट्रीटमेंट को एक तरीके से सुपरफिशियली देख रहे हैं कि वो लोग क्या देते हैं, वो प्रॉपर रेस्ट एंड हाइड्रेशन के लिए बोलते हैं, एनसेड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आर्थ्रोपैथी। तो इस टाइप से वो ट्रीट करते हैं, लेकिन हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर जानना चाहिए, जिसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा प्रिवेंशन क्या-क्या कर सकते हैं, लाइक फुल बॉडी क्लोथिंग करनी है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने डेंगू में भी बताया था, मलेरिया में भी बताया था कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, इसीलिए हमें कपड़े पूरे फुल स्लीव्स के पहनने चाहिए, फुल पैंट्स पहननी चाहिए, ताकि मच्छर जो है वो हमें उसके काटने की गुंजाइश कम हो सके। इसके अलावा स्लीपिंग इन इंसेक्टिसाइड्स कवर्ड मॉस्किटो नेट्स, ताकि रात को सोते टाइम मच्छर न काट पाए। इसके अलावा इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज करने चाहिए, एम्प्टिंग ऑफ द स्टैग्नेंट कलेक्शन ऑफ वाटर, ताकि इनके अंदर मच्छर जो है वो डेवलप ना हो सके, वो अपने अंडे ना देख सके। तो समरी देखते हैं, तो चिकनगुनिया इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय चिकवी वायरस। इट मेक्स विक्टिम्स क्रिपल, जो कि इसकी लिटरल मीनिंग होती है चिकनगुनिया की, टू मेक द विक्टिम क्रिपल ड्यूरिंग इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीआर्थ्रेल्जिया एंड फीवर। इट शुड बी मैनेज्ड सिम्प्टोमेटिकली एंड प्रिवेंशन शुड बी टेकन सीरियसली। तो आशा करता हूँ कि आपको चिकनगुनिया पे बनाया गया ये शॉर्ट वीडियो एक तरीके से आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने इसको एक शॉर्ट वे में पूरे तरीके से समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। स्टिल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर दे सकूँ। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्व आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।